अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और ये टॉपिक है एआईएफ। जी हाँ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है क्या ये, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। हम पूरा डिकोड करेंगे कि ये जो एआईएफ है वो है क्या, म्यूचुअल फंड और इसमें फर्क क्या है, और एआईएफ के जरिए निवेश जो है वो किस तरह से मुमकिन होगा, 2023 में किस थीम पर हम बाजार थिरकेंगे, ये भी हम बात करेंगे। और इन सब को जानने के लिए हम बहुत सारे अहम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त अमित कुकरेजा हैं जो कि फाउंडर हैं और अमित कुकरेजा एडवाइजरी के, और हेमंत रुस्तगी साहब हैं, सीईओ हैं वाइज इन्वेस्ट के। हेमंत जी और अमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हेमंत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या है ये एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? जी प्रशांत, देखिए अगर हम एआईएफ की बात करें तो बेसिकली प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स कहेंगे इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका एचएनआई बोले या अल्ट्रा एचएनआई बोले, उस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं वो एआईएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना मिनिमम होगा तो वो एक आम निवेशक की पहुंच से दूर है। ये 3 तरह के फंड्स होते हैं बेसिकली, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में आते हैं जो फंड जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको हम वेंचर फंड्स बोलते हैं या एंजल फंड्स बोलते हैं, या जो इंफ्रा फंड्स हैं। कैटेगरी 2 के जो फंड्स हैं उनको बोलते हैं जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए, डेट फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, इस तरह के जो फंड्स हैं। और कैटेगरी 3 के जो फंड्स हैं वो बेसिकली है जो जिनको हम हेज फंड्स बोलते हैं, वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसा मैंने कहा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो जनरली काफी सोफिस्टिकेटेड और काफी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसमें लेवरेजिंग भी होती है, उसमें अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टिंग होती है, और वहां पे शॉर्टिंग भी होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक वही उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास काफी ज्यादा रकम हो इन्वेस्ट करने के लिए, और जिनका रिस्क प्रोफाइल ऐसा हो जो काफी रिस्क ले सके। क्योंकि अगर हम, जैसा आपने कहा कि अगर हम इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, तो म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। वहां पे आप 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और यहाँ पे एक मिनिमम आपको 1 करोड़ चाहिए। उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो काफी सिंपल है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहां पे हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर जो है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो उस तरीके से वो बहुत ही सिंपल है। और अगर मैं ब्रॉडली बात करूं कुछ पैरामीटर्स पे, तो यहाँ पे चार्जेस एआईएफ में ज्यादा है। वहां पे टैक्सेस जो है, जैसे स्पेशली जब हम कैटेगरी 1 और 2 की बात करें तो वो पास थ्रू व्हीकल्स है, यानी जो भी गेन होते हैं वहां पे वो पूरा का पूरा जो टैक्स है वो निवेशक को देना पड़ता है। तो अगर आप उस हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका जो टैक्स जो है वो आउटगो 40% के तक भी जा सकता है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कंसेशन रेट पे आप अपना टैक्स पे करते हो। तो कह सकते हैं ब्रॉडली कि म्यूचुअल फंड जो है एक आम निवेशक के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम निवेशक ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर भी, क्योंकि अलग तरह के फंड है, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड और डिफरेंट स्ट्रेटजीज के फंड है। लेकिन जो एआईएफ जो है वो प्राइमरीली जो है उन इन्वेस्टर के लिए है जो काफी बड़ी रकम बना सकते, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने बताई कि आखिर क्यों इसे अमीरों का फंड कहा जाता है, और जैसा आपने कहा कि सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ही इसमें जुड़े हैं। और अमित जी, मैं आपसे एक चीज बिल्कुल हेमंत जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जैसा आपने कहा, जरा इसको और विस्तार से आप बता पाएं, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये जैसे आप कह रहे हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड लोगों का फंड बन गया है और अमीरों का फंड जिसे कहते हैं वो बन गया है, तो जरा इस पर रोशनी डाल पाए आप। जी देखिए, अगर हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जैसे एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड है बेसिकली, और अगर हम जैसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें, जैसे मैंने कहा, उसमें आम निवेशक, बहुत सारे इन्वेस्टर, सिंपल स्ट्रेटेजी वाली जो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पे इसका पर्पस सिर्फ ये था, जैसे मैंने कहा, इसको 3 कैटेगरी में बनाया गया है। देखिए, ऐसी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थी, जैसे अब अनलिस्टेड कंपनी में, स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये ऑब्वियसली ये आम निवेशक के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है।
अगर इसका आप मिनिमम थ्रेशोल्ड नीचे रखेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आम निवेशक, क्योंकि जब उनको लगेगा कि जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो स्टार्टअप है, उसमें रिटर्न काफी अच्छे मिलते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर वो इन्वेस्ट किए। तो आई थिंक यहाँ पे कोशिश ये की गई थी कि जो सोफिस्टिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, जहां पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, वो एक आम निवेशक से उसको आपको दूर रखना है। तो इसी के लिए ये कैटेगरी बनाई गई है। और जैसा मैंने कहा, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो पॉपुलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो कैटेगरी 2 वाले हैं। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड है, फंड ऑफ फंड, डेट फंड्स, इस तरह के जो फंड्स हैं वे ज्यादा पॉपुलर हैं। तो इसका बनाने का मकसद यही था कि जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है इन्वेस्टमेंट में, उसको एक बहुत कम निवेशक ही इन्वेस्ट उसमें कर पाए, जो उसके रिस्क को समझे, या उनके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर उसमें कुछ नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, तो वो उसको झेल पाए। तो आई थिंक पर्पज ये था कि इसको जो आम निवेशक है उससे दूर रखा जाए। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता, वहां पे भी हम देखते हैं सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड्स हैं, या जो स्मॉल कैप फंड्स है। लेकिन क्योंकि वो एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और उसकी स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल है, जैसे वहां पे शॉर्टिंग वगैरह नहीं करते हैं आप, अनलिस्टेड कंपनीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको वो देखना है। इस कोशिश ये की गई थी कि इसको वहां से थोड़ा दूर रखा जाए, और शायद इसीलिए इस एआईएफ को बनाया गया। बिल्कुल, बहुत आसान भाषा में हेमंत सर ने समझाया कि आखिर इनको बनाने का मकसद क्या था और क्या सोच थी और किस तरह से काम करते हैं। और जब भी किसी फंड की बात आती है तो रिटर्न पे फोकस जाता है, जब रिस्क की बात आती है तो रिटर्न का सवाल बड़ा है। तो अमित जी बताएं कि किस से दूर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत जी आपका, इसके साथ ही अमित जी आपका, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। और चलिए अब बारी है दर्शकों के सवाल। अब बढ़ते हैं अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर। मिथिलेश कुमार हैं पटना से। हेमंत जी सवाल आपके लिए है। मिथिलेश पूछें अपना सवाल। जी मिथिलेश पूछें अपना सवाल। हेलो जी जी आ रही है आपकी आवाज, पूछें अपना सवाल। हेलो मिथिलेश आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, मेरे पोर्टफोलियो में 11 फंड है। हेलो सर, 11 फंड है। उस फंड में मैंने वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लैक्सी कैप में 2-2 फंड लिया हो। ठीक है, मैं जी जी हाँ ज्यादा फंड है, तो इसलिए मैंने वो लिया कि आगे चल के किसी जो फंड अच्छा नहीं करेगा उससे मैं एक फंड या मैं एसआईपी करने में समर्थ हूँ, तो एक फंड को निकाल करके और एसआईपी को जारी रखूं, इसलिए मैंने 2-2 फंड लिया है। मिथिलेश जी ने 11 फंड्स लिए हैं। मिथिलेश जी कोई खास वजह 11 फंड्स लेने की? 11 फंड इसलिए है सर कि वो मेरा जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप, इसमें 2-2 फंड मैंने लिया है। चलिए हेमंत सर क्या होगी इन्हें सलाह? फंड की संख्या तो बहुत ज्यादा है इनके पास। जी प्रशांत, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है इनका। तो उसके लिए ऑब्वियसली इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाना स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। एसआईपी से इन्वेस्टमेंट करना भी एक बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि अगर आप छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाना चाहते हो तो सिस्टमैटिकली एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी जो वो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इशू यहाँ पे ये है कि जैसा उन्होंने कहा भी है कि 37,500 की इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा कर रहे हैं 11 फंड्स के अंदर। देखिए, पहले इस बात को हमें ये समझना है कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो उसमें बहुत ज्यादा फंड लेने से जब डुप्लीकेशन होता है तो डाइवर्सिफिकेशन लगता है हमें हो रही है, लेकिन होती नहीं है, क्योंकि जब उस कैटेगरी के फंड गिरेंगे तो फिर वो सारे फंड उस कैटेगरी के एक तरीके से बिहेव करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, बट ब्रॉडली वो एक ही लाइन में परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो यहाँ पे स्कोप है, डेफिनेटली इनको अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 या 6 फंड अगर वो रखे अपने पोर्टफोलियो में तो सही होगा। उसका फायदा ये होगा कि जिस जिस सेगमेंट में जितना एक्सपोजर करना चाहेंगे वो कर सकते हैं।
जब उनको मॉनिटरिंग का जहां तक सवाल है वो एक अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएंगे, और जो कभी कभी क्या होता है पोर्टफोलियो के अंदर नॉन परफॉर्मिंग फंड बने रहते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं उनको छुटकारा मिलेगा। तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करें, और शायद उन्होंने माना भी है कि ये ज्यादा फंड है, तो मैं ये चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जैसे इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप है, उसको बने रहें, उसमें 5,000 वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर इनके पास एक आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है, जहां पे मैं चाहूंगा अपने अमाउंट को थोड़ा सा रीएलोकेट कर ले आप 7,500। फिर पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें भी आप 7,500 कर सकते हैं। और एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड है, वहां पे 7,500। और बाकी फंड्स की जगह मैं चाहूंगा एक फंड मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड, जहां पे वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 5 फंड होंगे, और जिस तरह का एक्सपोजर आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में मिलना चाहिए, और एक तरीके से थोड़ा बायस भी आपको लार्ज कैप पे चाहिए, वो आपको आपके इस पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो कंसोलिडेट कीजिए, जैसा मैंने कहा मॉनिटरिंग करना आसान होगा, शायद परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। इन्होंने एक चीज और लिखी थी कि अगर वो चाहे तो क्या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास वो कैपेबिलिटी हो कि आप सही चुनाव कर सके, सही स्टॉक्स को चुनाव कर सके, सेक्टर में कब इन्वेस्ट करना है, कब बाहर निकलना है। तो उसमें बहुत सारी ऑब्वियसली कैपेसिटी की और कैपेबिलिटीज की जरूरत है। अगर वो नहीं है तो फिर आप, आई थिंक जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाए तो जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो से, वो काफी हद तक आपको यहाँ पे भी मिल पाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि मिथिलेश जी आपको ये सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए अब अपने अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। साकेत शर्मा है जबलपुर मध्य प्रदेश से। हेमंत जी के लिए सवाल है। साकेत, पूछें अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सर यह है कि मेरा एक्सिस ब्लू चिप में 1,000 पर मंथ का चल रहा है दिसंबर 2021 से, और एक्सिस लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए जमा किया है मैंने मार्च 2021 में। एक्सिस लॉन्ग टर्म में 1 लाख जमा किया था लमसम दिसंबर 2021 में। इस साल फिर मुझे टैक्स सेविंग करने के लिए मैं 1 लाख रुपए, क्यों एक्सिस ब्लू चिप ये लॉन्ग टर्म का तो सही नहीं चल रहा है इस समय, लगभग एट पार ही है। तो इस साल मैं 1 लाख रुपए मैं जमा करूं कि नहीं करूं टैक्स सेविंग के लिए, या पीपीएफ में ही डाल दूं? पीपीएफ में मेरा 1,500 रुपए पर मंथ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैलरी तो मोटा मोटी जो आपका सवाल समझ में आ रहा है वो है कि कौन से टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना आप चाहते हैं, ईएलएसएस और पीपीएफ में बेहतर विकल्प कौन सा है। हेमंत जी, क्या होगी सलाह, और बाकी तो पोर्टफोलियो की बाकी चीजें आपके पास होंगी। जी प्रशांत, साकेत जी को मैं यही कहना चाहूंगा, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिन दोनों ऑप्शन की इन्होंने बात की टैक्स सेविंग के लिए, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स और पीपीएफ, वो दोनों की दोनों काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग करने के लिए। और अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो आई थिंक पीपीएफ कहीं ज्यादा पॉपुलर है। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तो आपका पैसा सेफ रहता है, दूसरा आपको जो रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में वो टैक्स फ्री होता है। तो आई थिंक काफी सालों से ये हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रही है टैक्स सेविंग के लिए। तो जहां तक अगर मैं कंपैरिजन करूं, इन्होंने कहा कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था ईएलएसएस के अंदर। देखिए, ईएलएसएस के अपने बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। ऑब्वियसली पिछले 1 साल में हमने देखा कि बाजार में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो शायद उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको देखने को मिलेगा, अगर चाहे वो ईएलएसएस हो या नॉर्मल स्कीम हो, और डिपेंड करता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट थी। बट ब्रॉडली मैं ये कहना चाहूंगा कि ईएलएसएस की जब हम बात करते हैं तो इसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि आप 26 ईयर ओल्ड हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट को समझना है तो ईएलएसएस एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। वो इसलिए है, एक तो आपकी टैक्स सेविंग होती है, दूसरा इसमें जो लॉक इन पीरियड है, हालांकि वो सबसे कम है, 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि जब आप 3 साल एक इन्वेस्टमेंट में बने रहते हैं, उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी आती है, अब चाह के भी आप नहीं निकल पाते, लेकिन आपको बाद में ये समझ में आता है कि वॉलेटाइल पीरियड में अगर आप अपने डिसिप्लिन को बना के रखें, अगर आप बने रहें, तो हम देखते हैं कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मार्केट वॉलेटिलिटी का आपके पोर्टफोलियो पे बहुत कम आता है। दूसरी सबसे अच्छी बात ईएलएसएस की यह है कि जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आप कुछ पैसा एलोकेट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जैसे आपकी रिटायरमेंट हो गई, अपने बच्चों की एजुकेशन है, उसमें जो आप इक्विटी का जो एलोकेशन करते हो, वहां पे भी ईएलएसएस को आप इस्तेमाल कर सकते हो।
3 साल के बाद जब लॉकिंग खत्म हो जाए, अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उस पैसे को जो नॉन ईएलएसएस स्कीम है वहां पे भी मूव कर सकते हो। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आप जैसे जितना लंबा समय आप पीपीएफ पे लगाते हैं, 15 साल अगर आप लगाते हैं मान लीजिए, उतना टाइम अगर आप इक्विटी को देंगे, ईएलएसएस को देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रिटर्न कहीं ज्यादा होगी। वहां पे टैक्स फ्री है, यहाँ पे आपको 10% टैक्स देना, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी अच्छी रहेगी। तो ईएलएसएस मुझे लगता है डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। अगर आपको ईएलएसएस में इस बार अगर इन्वेस्ट करना है, मैं सलाह दूंगा तो आप आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज को आप देख सकते हो। जैसा मैंने पहले कहा कि ईएलएसएस को सिर्फ आप टैक्स सेविंग के तरीके से मत देखिए, वो उसको कोशिश कीजिए कि अपने जो गोल्स हैं आपके लॉन्ग टर्म के, उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट को अलाइन करें। तो जो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसका भी ड्यूअल रोल ये प्ले करेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने पिछले साल भी दिसंबर में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया, आप इस साल भी 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि इस साल तो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास, तो आपको लमसम ही इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन अगले साल अप्रैल से अगर आपका मन है कि ईएलएसएस में आप इन्वेस्ट करें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में फिट बैठता है, या अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी करना चाहें, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें। तो एक तो पहली बात कि जो वॉलेटिलिटी है उसका इंपैक्ट कम होगा, दूसरी बात एवरेजिंग का आपको फायदा होगा, तो और तीसरी बात जो बर्डन बनता है आखिर में एक लंप सम इन्वेस्ट करने का, वो भी आपके पास नहीं आएगा। तो कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, आप ईएलएसएस को थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखिए, और इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो सिस्टमैटिक अगर तरीके से करें हर महीने, तो फिर जैसा मैंने कहा कि इक्विटी के जो नेगेटिव है शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी, वो उसका इम्पैक्ट कम होगा और आपके ऊपर बर्डन भी साल के आखिर में नहीं आएगा। तो कुछ चेंजेस कीजिए, और मुझे लगता है कि या तो आप ईएलएसएस में कीजिए, अगर आप चाहें तो दोनों कॉम्बिनेशन, बट बायस मुझे लगता है लॉन्ग रन में ईएलएसएस के साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत सर, और इसके साथ ही अमित सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सलाहों के लिए और खास विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ आज इस चर्चा में इतना ही, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपके लिए एक खास चर्चा, जो कि लगातार दर्शक हमसे कह रहे थे कि वो चर्चा उन्हें काफी पसंद आई है। तो मनी का माइंड कनेक्शन क्या है, दिमागी कनेक्शन क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद उस चर्चा जरूर सुनिएगा।